हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने चैनल नेट एडू पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भू संतुलन और एरी और प्राट के सिद्धांत, जो कि ग्रेजुएशन करने वालों के लिए, बीए करने वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, या बीएससी में भी ये रहता है। तो आज के वीडियो में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि भू संतुलन का अर्थ क्या होता है और सिद्धांत एरी और प्राट का। ठीक है, एरी का सिद्धांत क्या था और प्राट का सिद्धांत क्या था। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए हम लोग पूरी डिटेल्स में पढ़ते हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भू संतुलन क्या होता है। तो देखिए, भू संतुलन आपको शब्द से ही पता चल रहा है, जैसे है भू संतुलन। ठीक है, यहाँ पर तो शब्द से ही पता चल रहा है कि भू मतलब धरती, भू। ठीक है, भू किसको कहते हैं, पर्यायवाची शब्द किसका है, धरा, धरती। ठीक है, तो धरती या पृथ्वी, तो पृथ्वी का संतुलन यानी पृथ्वी संतुलन में है, इसी को कहते हैं भू संतुलन। ठीक, चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बार बताता हूँ कि पृथ्वी घूर्णन या परिक्रमण करते हुए संतुलन की स्थिति में है, इसी को कहते हैं भू संतुलन। एक आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको। जैसे देखिए, मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, ये पृथ्वी है और पृथ्वी पर जितने भी पर्वत, पहाड़, ये सब ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे पहाड़ बने हुए हैं। तो अब देखिए, पृथ्वी तो गोल गोल घूम रही है, ऐसे भी घूम रही है। ठीक, ऐसे ऊपर से भी और ऐसे बगल से भी घूम रही है। ठीक, तो पृथ्वी जब घूम रही है तो ये पर्वत, पहाड़ ऐसे ऊपर भी तो आ सकते हैं। ऐसे जस्ट यह अगर ऐसे घूम रही है तो ऐसे ऊपर भी तो आ सकते हैं। तो ऐसे ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, आते हैं ऊपर, तो फिर वो नीचे क्यों नहीं गिरते। ठीक है, फिर भी वो संतुलित कैसे हैं, मतलब फिर भी वो वैसे के वैसे कैसे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी में है, तो वो अपने जो है अपने मतलब अपने साथ वो आकर्षित किए हुए है, उसको अपने साथ लगाए हुए है, उसको छोड़ ही नहीं रही है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है। तो गुरुत्वाकर्षण जो है अपने साथ लगाए हुए है। ठीक, तो इसी के चलते जो है ये पर्वत, पहाड़ जो है एकदम संतुलन में रहते हैं। तो इसी संतुलन की अवस्था को कहते हैं भू संतुलन। भू संतुलन में दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा। पहले ये बताता हूं आपको कि भू संतुलन शब्द सबसे पहले D.A. डटन ने दिया था। भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया, चलिए इसको भी जानते हैं कि भू संतुलन का प्रयोग क्यों किया गया। देखिए, पृथ्वी के जो उच्चावच हैं, यानी जो पर्वत, पहाड़ हैं, ठीक है, पर्वत, पहाड़, पठार, तो ये सभी घूर्णन करते हुए पृथ्वी के साथ किस प्रकार संतुलित अवस्था में है, इसकी व्याख्या हेतु भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, आपको ये पता चला भू संतुलन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया। पृथ्वी के जो उच्चावच हैं वो घूर्णन करती हुई पृथ्वी के साथ किस प्रकार संतुलित अवस्था में है, किस प्रकार संतुलित अवस्था में है, इसकी व्याख्या करने के लिए ही भू संतुलन शब्द का प्रयोग किया गया। भू संतुलन को समझाने का प्रयास किया है एरी और प्राट ने। ठीक है, जिनका हम अब आज सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो भू संतुलन शब्द में एक मैं आपको बताता हूँ कि दो प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक तो है गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, एक गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है उत्प्लावन बल। गुरुत्वाकर्षण बल तो आपको पता है और उत्प्लावन बल आपको शायद नहीं पता होगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पृथ्वी जब जैसे देखिए, मान लीजिए पानी में अगर आप किसी भरे हुए गुब्बारे को, ठीक है, हवा भरे हुए गुब्बारे को डालते हैं, पानी भरे बाल्टी में आप अगर हवा भरे हुए गुब्बारे को डालेंगे तो क्या होगा, गुब्बारा जब पानी में आप ऐसे दबाएंगे उसको, तो गुब्बारा क्या होगा, ऊपर की ओर आएगा। ठीक है, तो ऊपर की ओर वही लगने वाले बल को, यानी ऊपर की ओर भेजने के लिए लगने वाले बल को ही उत्प्लावन बल कहते हैं।
अब उत्प्लावन बल ये समझ गए कि नीचे से जब ऊपर की ओर बल लगता है तो उसको कहते हैं उत्प्लावन बल, और अगर ऊपर से नीचे की ओर लगता है तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक, तो ये दो तरह के बल कार्य करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये पर्वत पहाड़ को आपस में जो है पृथ्वी से बनाए हुए संतुलन बनाने के लिए रखती है। और उत्प्लावन बल क्या करता है, जैसे भूकंप वगैरह आता है, सॉरी ये भूकंप नहीं, ये ज्वालामुखी आता है, फटता है, तो उसमें उत्प्लावन बल कार्य करता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग आगे जानते हैं एरी का सिद्धांत क्या था। तो एरी का पूरा नाम था जॉर्ज विडेल एरी। ठीक है, जॉर्ज विडेल एरी। इनका नियम क्या था भाई, तो देखिए इन्होंने एक नियम दिया, तैराव का नियम या प्लवनता का नियम या उसी को आर्किमिडीज का नियम कहा जाता है। ठीक है, ये तीनों नियम एक ही है। तो इनका मतलब कहना था जॉर्ज विडेल एरी का कि सियाल जो है, देखिए सियाल सीमा पर तैर रही है। अब देखिए ये सियाल सीमा क्या है, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पृथ्वी को एरी ने 3 भागों में बांटा, पृथ्वी के नीचे धरती को 3 भागों में बांटा। पहला, सबसे पहले को कहा सियाल। ठीक है, सबसे पहला को ऊपर वाले को कहा उन्होंने सियाल, उसके बाद दूसरे वाले को कहा सीमा और तीसरे वाले को कहा नीफे। ठीक है, तो सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 परतें, ये 3 परतों में एरी ने विभाजित किया पूरी धरती को। तो इनका कहना था कि जो सियाल है, ठीक है, ये जो ऊपर वाला परत है सियाल, वो सीमा पर तैर रही है। ठीक है, सीमा के ऊपर तैर रही है। तो अब तैर रही है, तो देखिए जैसे आपने सुना होगा कि पहले जो भारत था वो अफ्रीका से सटा हुआ था, अफ्रीका की तरफ था पहले भारतीय जो उपमहाद्वीप था। तो वो धीरे धीरे घसक करके इधर आ गया। ठीक है, धीरे धीरे घसक करके इधर आ गया, तो एशिया महाद्वीप में आ गया। ठीक, तो आप ये आया कैसे, आपने सुना होगा कि ये जो कोई देश है वो धीरे धीरे जो है खिसक रहा है, तो कैसे होता है। तो इसी को बताने के लिए इन्होंने बताया कि जो सीमा है उस पर सियाल तैर रही है, यानी ऊपर वाला जो परत है वो निचले परत पर तैर रही है। ठीक, इसको मैं एक इनके सिद्धांत के अनुसार मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए एक जल है, ठीक, ऐसे जल ले लीजिए, इतना भर लीजिए, और इस पर आप समान घनत्व वाला, मतलब कि बराबर बराबर घनत्व वाला लकड़ी का टुकड़ा डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि यह जो है जितना नीचे गया है, जितना नीचे गया है लकड़ी, उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे पेड़ आपने देखा होगा, पेड़ कि पेड़ का ऊपर भी जो रहता है, पेड़ ऊपर रहता है तो उसके नीचे जड़ जरूर रहता है। ठीक है, जड़ भी काफ़ी गहराई तक होता है। तो इनका कहना था कि जो पर्वत पहाड़ और जो है पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं, जितना ऊंचा है उतना भी धरती के नीचे भी है। ठीक है, मतलब इनका कहना था कि जितना पर्वत ऊंचा है उतना ही धरती के नीचे भी है, वही पर्वत उतना भी धरती के नीचे ही है, इनका ये कहना था। लेकिन मान लीजिए जो हजारों किलोमीटर ऊंचा जो पर्वत है, ठीक है, 1000 किलोमीटर जो ऊंचा पर्वत है वो तो 1000 किलोमीटर नीचे भी होगा इनके बात के अनुसार। तो इनके नियम के अनुसार ये है कि जो है 1000 किलोमीटर अगर पर्वत नीचे होगा तो उतना तो पृथ्वी का जो परत ही नहीं है, तो कहाँ से होगा। तो इनकी बात कहीं कहीं पर गलत भी हो जाती है। अब देखिए विभिन्न ऊंचाई के स्तंभ, ठीक है, यानी जो पर्वत पठार मैदान है, इनका घनत्व बराबर होता है लेकिन गहराई में अंतर होता है। उन्होंने बताया कि घनत्व इन सब का बराबर होता है, जो पर्वत पहाड़ पठार मैदान है इन सब का घनत्व बराबर होता है लेकिन गहराई में अंतर होता है। ठीक है, जैसे मैंने बताया जितना पर्वत ऊंचा रहेगा उतना ही नीचे भी रहेगा। ठीक है, मान लीजिए ऐसे है, धरती है तो जितना पर्वत ऊंचा उतना पर्वत नीचे भी,
ठीक है। मान लीजिए एक पठार छोटा सा है तो उतना नीचे भी पठार है। इनका कहना ये है, जो जितना ऊंचा होता है वो उतना ही गहराई में प्रवेश करता है। इनकी तुलना बर्फ लकड़ी के टुकड़े से की है। ठीक है। अभी जैसे मैंने बताया कि लकड़ी का टुकड़ा अगर आप समान घनत्व वाला पानी में डालेंगे तो जितना ऊपर रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। ठीक है। यानी जितना ऊपर उठा हुआ है उतना ही नीचे गहराई में भी है। यह निष्कर्ष अब निकाल सकते हैं कि घनत्व बराबर होता है लेकिन गहराई में अंतर होता है। ठीक है, इनका ये मानना था। और उच्च स्तंभों की जड़ें जो होती हैं, इसलिए एरी के सिद्धांत को जड़ संकल्पना सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने जो बताया कि पेड़ की तरह होता है पर्वत पहाड़ पठार। ठीक है, जितना ऊंचा होता है उतना ही नीचे भी होता है जड़ की तरह। ठीक है, पेड़ के जड़ की तरह। तो इसलिए इनके सिद्धांत को जड़ संकल्पना सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए हम लोग जानते हैं प्राट के सिद्धांत क्या थे। तो धरातल के ऊपर स्थित स्तंभों का घनत्व अलग अलग होता है लेकिन इनकी गहराई समान होती है। जैसे देखिए, एक ये इन्होंने बताया यानी प्राट ने बताया कि धरातल के जितने भी ऊपर जो स्तंभ हैं यानी जो पर्वत पठार मैदान ये सब हैं, उनका घनत्व अलग अलग होता है लेकिन गहराई एक समान ही होता है। इसका चलिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए, आप इसमें पारा भर लीजिए। इतना पारा भरने के बाद आप चाहे तो अपने जो है घर पर भी इसका जो है परीक्षण कर सकते हैं। तो इसमें पारा इतना भर लीजिए, उसके बाद अलग अलग घनत्व वाले वस्तुएं इसमें डाल दीजिए। जैसे यहाँ पर डाला हुआ है शीशा, लोहा, ठीक है, और एटिमनी और जो है जस्ता। ठीक है, तो ये सभी डालेंगे इसमें तो क्या होगा कि नीचे का जितना भी जो स्तर होगा, ठीक है, नीचे की गहराई होगा वो समान होगा। ठीक है, वो समान होगा। ये केवल पारा में ही होगा, आप पानी में कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, ये पारा में ही केवल होगा। ठीक है, तो पारा में ही ऐसा मतलब इन्होंने प्रयोग करके बताया है कि हाँ, इसी की तरह पृथ्वी जो होती है, पृथ्वी के जो उच्चावच है वो उनकी समान गहराई है। ठीक है, गहराई उनकी समान है लेकिन उनका घनत्व अलग अलग होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो जो ऊंचावच जितना ही ऊंचा होता है, ठीक है, जितना ही ऊपर होता है उसका घनत्व उतना ही कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जितना घनत्व इनका ऊंचा होता है, सॉरी, जितना ऊंचाई इसकी ज़्यादा होती है उतना ही इसका घनत्व कम होता है। ये समझ गए। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो जितना ऊंचा है उसका घनत्व उतना ही कम है। पर्वत का घनत्व पहाड़ से कम होता है और पहाड़ का घनत्व पहाड़ियों से कम होता है। और पठारों का घनत्व जो है पहाड़ियों का घनत्व पठारों से कम होता है। ठीक है, पठारों का घनत्व से कम होता है। ये मतलब समझ गए कि जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ जो होते हैं, पर्वत होते हैं बड़े बड़े, जैसे हिमालय पर्वत, ठीक है, वो सबसे ऊंचा पर्वत है। तो वो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, तो उसका घनत्व सबसे कम है, मतलब इनके अनुसार कि उनका घनत्व सबसे कम है। और जो उससे छोटे पहाड़ हैं, ठीक है, उससे जो छोटे पर्वत है उसका घनत्व हिमालय की अपेक्षा ज़्यादा है। और जो उसी पर्वत से और छोटे जो पर्वत है, यानी जितना छोटा पर्वत है उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा है। प्राट ने ये बतलाया है। अब इन्होंने ये भी बताया कि पर्वत का घनत्व सबसे कम होता है, मतलब जितना ऊंचा पर्वत रहेगा उसका घनत्व उतना ही कम रहेगा। फिर मैदान का घनत्व सबसे अधिक होता है। जैसे मैंने अभी बताया, इन्होंने बताया है कि जो मैदान है यानी जितना छोटा पर्वत, जितना छोटा पहाड़ पठार कह ले या मैदान कह ले, उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। ऊंचाई अधिक घनत्व कम, इन्होंने यही बताया है कि जितना ऊंचा रहेगा उतना ही घनत्व कम रहेगा, और ऊंचाई जितनी कम होगा घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा, और गहराई सबकी समान होती है। इन्होंने ये चीज़ें बताई है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में
आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।